जय जगन्नाथ दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जावा के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके जावा के प्रोग्राम को या तो पूरा ऑप्टिमाइज कर देगा या तो उसको ब्रेक कर देगा। यस दोस्तों, ऐसा एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रिकर्शन। रिकर्शन होता क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिकर्शन क्या होता है कि जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई मेथड होता है, जो मेथड अपने आप को ही कॉल कर रहा होता है इंटरनली, तो उसको हम बोलते हैं रिकर्शन। तो वो सिचुएशन आएगा कब? आप सोचेंगे कि मैं तो कभी करूंगा ही नहीं ऐसा। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट आ सकता है। लेकिन जब हम रिकर्शन यूज करें, एक चीज ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि हमारा प्रोग्राम का सेफ्टी भी मेंटेन होना चाहिए। किस बेसिस पे? स्टैक ओवरफ्लो की बेसिस पे। चलिए इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले समझते हैं कि रिकर्शन को हम किस जगह पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या हो सकता है कि आपके पास ऐसा कोई लॉजिक होगा जहां पे आपको चाहिए कि सेम लॉजिक मेरा दूसरी बार एग्जीक्यूट हो या तो तीसरी बार एग्जीक्यूट हो एक चेंज्ड पैरामीटर के साथ, जो भी उसका पैरामीटर होगा। तो उसी पर्टिकुलर कंडीशन में आप नहीं चाहेंगे कि मैं 2 3 4 मेथड्स बनाऊं जो कि सेम काम कर रहे होंगे, राइट? आप चाहेंगे कि मैं सेम मेथड का लॉजिक कैसे रीयूज कर सकूं। इसी चीज के लिए हम क्या करेंगे, रिकर्शन का यूज करेंगे और सेम मेथड को हम फिर से इंटरनली कॉल कर देंगे। लेकिन हमें यह ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि जब भी हमारा ये प्रोग्राम अपने आप को कॉल करता रहेगा, ये हमारा स्टैक ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम इन्फिनिट लूप में फंस जाए और हमारी प्रोग्राम की जो एलोकेटेड मेमोरी है वो फुल हो जाए। चलिए इसी चीज को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है डू समथिंग, जिसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ हमारे मेन मेथड से। इस डू समथिंग के अंदर मुझे क्या लॉजिक लिखना है? कुछ भी नहीं। अभी पहले तो मैं सिर्फ इसको एक समथिंग प्रिंट करा देता हूँ। देखते हैं कि यार आउटपुट में हम क्या दिखाता है, जो कि हमें दिखाएगा समथिंग, राइट? अभी हम क्या करेंगे ना, इसी मेथड के अंदर रिकर्शन को इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि देखते हैं कि इसको रिकर्सिवली हम कैसे कॉल करते हैं। तो क्या करना है, हमें पता है कि जब भी रिकर्शन हमें यूज करना है, एक मेथड अपने आप को ही कॉल करता है। तो ये प्रिंट होने के जस्ट बाद मैं क्या करूंगा, वी डू समथिंग मेथड को फिर से मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। जैसे ही मैं कॉल करूंगा, आप देख सकते हैं कि हमारा एक एरर आ गया है। वो एरर क्या है दोस्तों? यस, वही एरर है स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समथिंग समथिंग तो बहुत बार प्रिंट हुआ है, लेकिन लास्ट में हमारा क्या हो गया, स्टैक ओवरफ्लो एरर। ये स्टैक ओवरफ्लो होता क्या है, चलिए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी मेथड्स होती हैं और वो मेथड्स कॉल हो रही होती हैं, तभी होता क्या है, जब भी कोई मेथड कॉल होता है, वो एग्जीक्यूट होने वक्त एक फ्रेम या तो कॉल बनता है जो जाके रहता है हमारी मेमोरी में, जिसका नाम होता है कॉल स्टैक। मतलब होता क्या है, उसके अंदर एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है। जब भी कोई मेथड कॉल होता है, उसका एक फ्रेम बनता है, एक मेमोरी में कुछ छोटा सा मेमोरी एलोकेट किया जाता है उसको। उसके अंदर क्या रहता है उस मेथड का? आप सोच रहे होंगे कि उसमें रहता है मेथड का नाम, या तो मेथड का कोई पैरामीटर्स हो गया, उसके कोई इंटरनल लोकल वेरिएबल्स हो गए, वो सब डिटेल्स उसमें रहते हैं। तो होता क्या है, इसको हम कॉल स्टैक क्यों बोलते हैं कि जब भी कोई मेथड कॉल हुआ, सपोज हमारा पहला मेथड क्या होगा, मेन मेथड ने कॉल किया डू समथिंग मेथड को, तो उसके ऊपर डू समथिंग मेथड का फ्रेम बना। फिर से डू समथिंग ने अपने आप को फिर से कॉल किया, तो फिर से यहाँ पे दूसरा डू समथिंग का कॉल बना। तो वैसे ही क्या करेगा, ऊपर 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 ऐसा हमारा स्टैक फुल होते जाएगा। हमें ऐसा एक कंडीशन चाहिए जहां पे हमारा ये ब्रेक हो। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे, समझ लीजिए। यहाँ पे हमारा मेन मेथड कॉल कर रहा है, राइट? दिस इज हमारा मेन मेथड। तो अभी क्या होगा ना, मेन मेथड कॉल करेगा किसको, डू समथिंग मेथड को कॉल करेगा। डू समथिंग मेथड हमारा कॉल हुआ, फिर से डू समथिंग क्या करेगा, दूसरे एक डू समथिंग मेथड को कॉल करेगा। ये ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि तो सेम मेथड को कॉल कर रहा है तो दूसरा स्टैक क्यों बन रहा है? नहीं, मेथड सेम है, लेकिन उसका एक दूसरा इंस्टेंस बनता है और उसको वो कॉल करता है। तो यहाँ पे फिर से हमारा डू समथिंग, फिर से एक और डू समथिंग कॉल हुआ। ऐसे 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 क्या होगा ना, ये डू समथिंग आपस में अपने आप को कॉल करते 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 एक स्टैक का जब हमारा एक लिमिट होगा, राइट, इस पर्टिकुलर लिमिट तक वो पहुंचेगा और वहां पे हमारा मेमोरी हो जाएगा आउट। तब आप सोचेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज काम कैसे करती है अगर रियल टाइम में रिकर्शन यूज करना है तो। जी हाँ, चलिए इसको एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद कोई और मेथड कॉल होता है, ये मेथड किसी और मेथड को कॉल करता है, तो ऐसे ही हमारा स्टैक बनता जाता है। सपोज ये मेथड ने एक और मेथड को कॉल किया और इस मेथड का जो एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो गया, तो ये मेथड क्या करेगा ना, स्टैक से आउट हो जाएगा। फिर से इस मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म होते ही में भी इसके मेथड का एग्जीक्यूशन भी खत्म हो गया।
तो ये भी हमारे स्टैक से आउट हो जाएगा। ऐसे आउट होते होते हमारा लास्ट मेन मेथड तक पहुंचेगा और मेन मेथड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसको हम बोलेंगे कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हुआ। तो वैसे क्या होता है ना, ये मेथड जो होते हैं आपस में कॉल करते रहते हैं, राइट, हमारे प्रोग्राम के थ्रू आउट। तो स्टैक में से फ्रेम्स लोड होते रहते हैं, हटता रहता है, फिर से लोड होता रहता है। और स्टैक में हमें पता है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जिसको हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब क्या, जो हमारा लास्ट में कॉल हुआ वो पहले निकलेगा, उसके बाद जो उसके पिछला वाला है वो निकलेगा। उस हिसाब से ये सीक्वेंस मेंटेन होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारा कॉल स्टैक क्या होता है और स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन आता कैसे है। अभी देखते हैं कि इस चीज को रोकेंगे कैसे। देखिए होता क्या है ना, मोस्टली हमें मदद लेनी पड़ती है कोई एक्सटर्नल फैक्टर की। मतलब ये मेथड तो अपने आप में लूप में फंसा हुआ है, वो खुद को रोक कैसे पाएगा। हमें एक एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए जो इसको हेल्प करेगा। कैसे? हम क्या करेंगे ना, एक मेथड में एक पैरामीटर लेते हैं जिसका नाम क्या रखता हूँ, काउंट। अभी मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, जब भी मेरा ये काउंट लेस देन 1 होगा ना, मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख दूंगा। हमें पता है जब भी कोई मेथड में रिटर्न स्टेटमेंट आ जाता है उसके नीचे वाले कोई भी लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो अभी ये जो मैंने काउंट पैरामीटर यहाँ पे लिया है तो उसको मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 3। तो यहाँ पे मैंने 3 पास कर दिया, लेकिन ये मेथड कहीं और पे भी कॉल हो रहा है, राइट? कहाँ पे? इंटरनली उसके अंदर। यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, क्या मैं इसमें सेम काउंट वेरिएबल ही पास कर दूं? लेकिन आप सोच लीजिए, अगर मैंने सेम काउंट वेरिएबल पास किया, ये 3 आया इधर, फिर से मैंने 3 पास किया, फिर से 3 3 3 3 3 3 में ही चलता रहेगा, ये कभी भी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब आप क्या सोच रहे हैं? ये सही कि या तो हमें काउंट को बढ़ाना है या तो घटाना है। हमारी इस कंडीशन की स्पेसिफिकेशन की वजह से हमें यहाँ पे इस काउंट को घटाना पड़ेगा। कैसे घटाएंगे? काउंट -1। अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने जो काउंट का वेरिएबल था उसको -1 करके इस फिर से डू समथिंग को कॉल करा दिया। जो दूसरा फ्रेम बन रहा होगा ना, वहां पे काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो फिर से जो ऊपर फिर से एक और कॉल होगा, वहां पे काउंट वैल्यू आएगी 1। इस हिसाब से हमारा घटता जाएगा। अभी इसको हम रन करके देखते हैं। हमारा 3 बार प्रिंट होना चाहिए समथिंग। देखिए यहाँ पे हमारा 3 बार प्रिंट हो गया, आ गया है समथिंग। इसका मतलब हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी रिकर्सिव कॉल करें, इसके अंदर हमारा एक होना चाहिए कंडीशन जो हमारी प्रोग्राम को या तो उस पर्टिकुलर मेथड को रिटर्न एग्जिट करने के लिए मदद करना चाहिए। ये इनफिनिट लूप तक पहुंचना नहीं चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेस केस। एक बेस केस होना बहुत ही जरूरी है रिकर्शन प्रोग्राम में, कंपलसरी ही है। बिना बेस केस के हमारा प्रोग्राम इनफिनिट लूप में फंस जाता है। तो दोस्तों ये क्या इतना सिंपल था कि बेस केस डाल दो और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में या मेथड में बेस केस डाल रखा है इसका मतलब ये नहीं कि स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके प्रोग्राम का जो लॉजिक है, लॉजिक कुछ आपने इस तरीके से लिख रखा हो, ये जो अपने आप को कॉल कर रहा है, सपोज हमारा स्टैक का लिमिट है, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं 10। ये अपने आप को जो लॉजिक परफॉर्म कर रहा है, मे बी 6 बार में हो गया, तो हमारा स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन आएगा ही नहीं। लेकिन क्या पता लॉजिक में कुछ हो जिस हिसाब से हमने कुछ अलग पैरामीटर पास किया हो, उसकी वजह से ये हमारा 15 बार चल जाए, तब तो स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन आ गया। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि यार मैंने तो गार्ड क्लॉज दे रखा है, स्टैक ओवरफ्लो कैसे हो गया? लेकिन स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन इसकी वजह से नहीं आता है कि आपने बेस केस दिया है कि नहीं, इसकी वजह से आता है आपका रिकर्सिव कॉल इतनी बार ना हो जाए कि आपका जो करंट मेमोरी साइज है वो फुल हो जाए। इसलिए रिकर्सिव मेथड बनाने से पहले आपको बहुत सोचना है, कंडीशंस को बार बार वेरीफाई करना है, ये देखना है कि ये जो मेथड है मेरा, इतना बार कॉल तो कभी होगा नहीं फ्यूचर में किसी भी कंडीशन में कि हमारा स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन आ जाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रिकर्शंस को हम जावा में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कॉल स्टैक क्या होता है, स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन कैसे रोकते हैं, और सेफली हमारे प्रोग्राम में हम किस तरीके से रिकर्शन को यूज करके हमारा सेम लॉजिक को रीयूज कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में जाके बताइए आपका पहला प्रोग्राम रिकर्शन के साथ आपने कौन सा किया था या तो करने वाले हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक होता है क्वेश्चन फिबोनाची सीरीज का, मतलब हम एक फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करते हैं, उसको आप रिकर्शन के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसके बारे में आप रिसर्च करिए। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना के लाऊं तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक में मैं वीडियो बना के लाऊं उसको भी आप जाके कमेंट्स में मेंशन जरूर करिए। तब तक के लिए कोड करते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।